हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार से आपके फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं आज आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये प्रश्न वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को हर एक दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहे, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारे पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करें, सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इन सब कोर्स को, अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिएगा। इसमें आपको सारा का सारा चीज बताया जा रहा है एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, जहां पर आप लोगों को टर्म 1 का भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, टर्म 2 का भी क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं। और आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं सर, हम लोग चाहते हैं 2024 में हम लोग का मार्क्स अच्छा आए, तो हम लोग को उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। प्ले स्टोर में आपको जाके सर्च करने के बाद डाउनलोड करना है और कोर्स को आपको बाय करना है। आप लोगों का जो 2 टर्म एग्जाम होगी उसमें आपको 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव पूछेगी टर्म 1 में, तो 40 में से अगर 40 लाना चाहते हैं तो खास करके इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। सिलेक्टेड सेट का मतलब होता है एक सेट में आप लोगों को कितना, याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सेट में 40 क्वेश्चन होंगे और इसको जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 क्वेश्चन आ रही है। आशा करते हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से छपेगी। तो समय भी बहुत कम है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करें। दिक्कत ये होगी तो बिल्कुल आप लोग नंबर देंगे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूरोपीय संघ की व्यवस्था स्थापना कब हुई, इसकी सामान्य नीति क्या थी। जो यूरोपीय संघ है और जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, मैंने आप लोगों को जस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं इसका थ्योरी लेक्चर आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से समझाया हूं और चैलेंज कर रहा हूं। अगर एप्लीकेशन वाले जो बच्चे मैं उनको बता रहा हूं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो बेहतरीन तरीके से हमारे थ्योरी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अगर आप लोग देखे होंगे तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये आप चुटकी में सॉल्व करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। लेक्चर 1 को भी देखना अच्छी तरह से, लेक्चर 2 को भी आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना, बाकी ये सब क्वेश्चन तो हलवा बन जाएगा, ठीक है। चलिए यूरोपीय संघ की स्थापना सबसे पहले देखते हैं शीत युद्ध की समाप्ति। जैसे आपका शीत युद्ध जो समाप्ति हुई थी याद रखिएगा इतने, लेकिन शीत युद्ध की शुरुआत 1945, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। जैसे ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी 1991, ठीक इसके एक साल बाद 1992 को यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। कब हुई थी कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 100% एग्जाम 2024 में आपके पेपर में छपेगी कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना 1992। कब? 1992। इसकी सामान्य नीति, सामान्य विदेशी नीति और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मामले में सहयोग और एक समान मुद्रा का चलन। एक समान मुद्रा का चलन, जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, जैसे भारत का क्या है, रुपया। तो उनके कहने का मकसद अगर भारत यूरोपीय संघ में शामिल होता तो सबका भारत के साथ, जैसे आपका हो गया न्यूजीलैंड, हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, माले, ये सब जो है वहां पे सबका मुद्रा क्या होगी, एक रकम होगा। एक किसका होगा, जैसे हमारा यहाँ पे रुपया है तो वहां पे भी क्या होगा, उनका मुद्रा रुपया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये सबसे इंपॉर्टेंट बनती है आपका यहाँ से यहाँ। जैसे आपसे पूछा जाएगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, ये 2 मार्क्स का आपके पेपर में आएगी क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम छक्का मार लेना इसको, पहला। दूसरा क्वेश्चन है क्या, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1992। ये इसको आप लोगों को रट्टा लगाना है ना, फाइनल एग्जाम टपकेगा। जब मैं बता दिया हूं कि टपकेगा, इसका मतलब 100% आएगी, ठीक है। आसियान की नींव कब और किसने रखी? देखिए आसियान की जो स्थापना है सबसे पहले 1960, याद रखिएगा 1967 को हुई थी आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना अगस्त माह में इंडोनेशिया, मलेशिया, देखिए मलेशिया भी आएगा, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव डाली थी। सबसे पहले याद रखिए कितना देश है, 1 2 3 4 5 कंट्री उस समय शामिल था जब इसकी गठन हो रही थी। तब आसियान की नींव कब हुई थी बताएंगे सर, 1967 को। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 1967 ईस्वी के अगस्त माह में इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार यहाँ पे आपका, सॉरी म्यांमार नहीं है, फिलीपींस, थाईलैंड ने बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव डाली थी। इजीली से क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन करेंगे तो 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, आसियान की स्थापना कैसे हुई। अब आते हैं सर आसियान। आसियान जो है
इसकी स्थापना जो 1967 को हुई थी, इसकी स्थापना कैसे हुई आपसे पूछा गया है और इसका उद्देश्य क्या था। एक एक बात को ध्यान रखिएगा। 1967 ईस्वी के अगस्त माह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, यहाँ पे आपको याद रखना है 19, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको 1967 करना है, ठीक है। 1967 ईस्वी के अगस्त माह में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव रखी। कैसे नींव रखा पता चल गया होगा। पॉइंट 2, इसका मुख्य उद्देश्य पर आते हैं कि मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, आर्थिक विकास करने के लिए, क्या आर्थिक विकास करने के लिए इसके सदस्य देश एक दूसरे से जुड़ गए और मिलजुल कर विकास करने लगे। इसके आसपास में जो भी देश थे, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक, याद रखिएगा सारा का सारा देश एकजुट होकर हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोग आर्थिक विकास में एक दूसरे को सहयोग करेंगे। पॉइंट 3 पे आते हैं। आसियान का प्रमुख उद्देश्य में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। क्या है? आसियान का प्रमुख उद्देश्यों में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना। क्या बोल रहे हैं सर? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसकी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है सर? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और अस्थायित्व को बढ़ावा देना इसका अन्य मुख्य उद्देश्य था। निष्पक्षता, सहयोग, उसके बाद लिखा है हस्तक्षेप को बढ़ावा देना इस संघ का मुख्य उद्देश्य रहा। ठीक है, आपका क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन 100% पेपर में छपेगी आपका ये क्वेश्चन कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो आपके छपेगी यहाँ पे कि आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि आसियान समुदाय कब बनाया गया। जो आसियान समुदाय है ये कब बनाए गए? आसियान के 3 समुदाय कौन कौन से हैं? वर्ष 2003 ईस्वी में आसियान ने 3 आसियानी समुदाय की निर्माण की और ये आसियान के 3 स्तंभ कहे जाते हैं। जैसे पहला आपका आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 समुदाय आपको याद रखना होगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किए थे जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैंने आपको बताया था इनका 6 अंग है, 6 अंग का अलग अलग काम है, ये भी मैंने बताया था। ठीक, इसी तरह से आसियान जो है ना, इसका भी हम लोगों को 3 अंग का बारे में पढ़ना था, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ एप्लीकेशन के बच्चे। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय के क्या अर्थ है? देखिए, आसियान ने निवेश, श्रम तथा सेवा के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा। आसियान देश का साझा का मतलब होता है पार्टनरशिप, बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में भी टपकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए बनी मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना भी है। याद रखिए क्या है? मौजूदा सुधार करना भी एक तरह का है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत और आसियान के संबंधों का उल्लेख कीजिए। भारत और आसियान के बारे में आपसे पूछा गया है। एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान से आप लोगों को देखना है और इसका आंसर करना है। जैसे भारतीय आसियान के न्यू जिसमें संबंध इस प्रकार है। आसियान की वर्तमान आर्थिक शक्ति से चीन और भारत दोनों आकर्षित हुई है। बिल्कुल अट्रैक्शन हुआ है। किससे? तो बताएंगे सर आसियान के प्रेजेंट टाइम से। भारत ने भी वर्ष 1992 में पूरब की ओर देखी नीति लुक फॉर ईस्ट तथा वर्ष 2014 में इस एक्ट अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। पॉइंट नेक्स्ट। आरंभिक वर्षों में भारतीय विदेशी नीति ने आसियान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु हाल के वर्षों में भारत ने अपनी नीति सुधारने का प्रयास किया। पॉइंट नेक्स्ट। भारत आसियान के 3 सदस्य मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार नीति पर समझौता किया। अब बोलेंगे सर मुक्त व्यापार क्या है? मैंने ये भी आप लोगों को पढ़ाया है जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे। वर्ष 2010 में आसियान भारत का मुक्त व्यापार के क्षेत्र में लागू की गई थी। आशा करते हैं कि इस तरह से अगर प्रश्न अगर कर लेंगे तो आप लोगों को फाइनल एग्जाम में ये सब क्वेश्चन नहीं छूटेगी। जहां तक हमें लगता है चीन ने खुले द्वार की नीति कब चलाई और उससे क्या लाभ हुआ? चीन ने, याद रखिएगा, दिसंबर 1978 में देंग श्यामपोंग ने खुले द्वार की नीति अपनाई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने
खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो आपको बताना है फास्टली क्या, चीन। और ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में 1 मार्क्स का छपेगा। कब? जब आप लोग 2024 में फाइनल एग्जाम देने के लिए निकलेंगे। तो पहली अगला प्रश्न पे आते हैं, इसके कारण आने वाले वर्षों में चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। इसके कारण आने वाले वर्षों में चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। अगर अब खुले द्वार की नीति चीन ने नहीं अपनाई थी तो वो आर्थिक रूप में जो होती है वो बड़े होकर नहीं उभरते। इसका उभरने का ताकत होकर उभरने का सबके सामने एक ही ताकत था, वो था क्या? बोलेंगे सर एक ही उपाय था, चीन के खुले द्वार की नीति। अब सोचेंगे सर चीन की खुले द्वार की नीति तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो मतलब मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में बता चुका हूं, जो एप्लीकेशन वाले हैं मैंने आपको बेहतरीन तरीके से बताया था। अब आते हैं सर भारत और चीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या रिलेशन करना है? भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, ये सब आपको कंपल्सरी करना है। 3 कंट्री, भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के बारे में आपको पढ़ना होगा। रिलेशनशिप आएगा, 5 मार्क्स का आपके पेपर में पूछेगी रिलेशनशिप। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2 रिलेशनशिप बता चुका हूं जो एप्लीकेशन वाले, और तीसरा एप्लीकेशन यहां पे देखिएगा। भारत और चीन के बारे में बता रहा है तो प्रेजेंट टाइम से आपको इंडिकेट करना है। पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो हमारे टीचर जो लिखा चुके हैं आंसर, उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में जो भी घटनाएं गुजरी है एक दूसरे देश से, जैसे यहाँ पे पूछा गया भारत और चीन के संबंध में, तो भारत का और चीन के संबंध में एक दूसरे से क्या प्रेजेंट टाइम में गुजरा है, इसके बारे में आप जब लिखेंगे बेहतर तरीके से तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। आप लिख देंगे 2010 के बारे में, 2008 के बारे में, तो फिर आपका आंसर तो आप लिख रहे, कॉपी तो आप भर रहे हैं, लेकिन आपका आंसर प्रेजेंट टाइम का नहीं है। और एग्जामिनर ये चेक करता है कि स्टूडेंट अपडेट रहता है या नहीं, यह भी आपको देखना होगा। वैसे तो वर्तमान में चीन भारत संबंध काफी बुरा स्थिति में है। वर्तमान में चीन तथा भारत एक समय एशिया के महाशक्ति थे। एक समय था जब चीन और भारत एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया का सबसे ज्यादा ताकतवर था उस समय भारत और चीन। हिंदी चीन भाई भाई का नारा भी एक समय में प्रचलित था। एक नारा था उस समय भाई भाई, पर सीमा विवाद के चलते सैन्य संघर्ष ने दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यानी जब हमारे देश चीन के साथ सटा हुआ है तो हम लोग उसको भाई कहते थे, वो भी हमारे देश के बच्चों को या बूढ़े को भाई कहकर पुकारते थे। लेकिन सीमा विवाद के कारण क्या हुआ, हम लोग भाई भाई में दुश्मनी हो गए। सन 1949 में चीन साम्यवाद शासन की स्थापना हुई और भारत उसे मान्यता देने वाले प्रथम देश में से एक था। समझ में आ रहा है? आते अगला 1950 में चीन भारत के क्षेत्र पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन ने जो तिब्बत, हम लोग देखे होंगे ना, तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया बुरी तरह से, ठीक है। वहां बस्तियां बसना शुरू कर दिया। अब चीन के व्यक्ति आकर कहां पे, तिब्बत पर बसना शुरू कर दिए। अब भारत में तो तिब्बत है, अब तिब्बत पर आकर जब चीन लोग बस रहे हैं तो भारत को ऑटोमेटिक गुस्सा पैदा होगा। चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके तथा लद्दाख के अक्साई चीन पर अपना अधिकार जमाने के चलते 1962 में भारत और चीन युद्ध हो गया। आप सभी को पता है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग जानते हैं क्या, तिब्बत का चीन या अक्साई चीन, हम लोग यही 2 जानते हैं, ठीक है। अक्साई चीन हो या तिब्बत का, अक्साई चीन के बारे में युद्ध हुआ था या तो हम लोग तिब्बत के बारे में युद्ध हुआ था, जिस कारण से दोनों देश के बीच में लड़ाई हुई थी। पहला दिखेगा 1962 में भारत और चीन युद्ध हो गया। हालांकि इससे भारत को पीछे हटना पड़ा, और इस युद्ध में भारत को पीछे इसलिए हटना पड़ा क्योंकि चीन के पास इतना सारा सैनिक था, इतना सारा हथियार था कि भारत को पीछे उन्हें बैकअप करना पड़ा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 1970 के दशक के पश्चात चीन के रुख में परिवर्तन आया। 1976 तक दोनों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गया। 1981 में दोनों देशों के मध्य बातचीत शुरू हुई। फिर से जब हम लोगों का 1962 में जब युद्ध हुआ था, इसके बाद कभी ना कभी हम लोग को तो दोस्तीपूर्ण होगा, तो 1981 में हम लोग को फिर से स्टार्ट हो गया दोस्ती, फिर से हम लोग हो गए दोस्ती, रिलेशनशिप हम लोग का अच्छा होने लगा। सीमा विवाद को लेकर बहस हुई। अब दोनों देश के पास सीमा विवाद, जो हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन हो या अरुणाचल के तिब्बत एरिया में जो बहुत सारे एरिया को कब्जा करके रखे थे, कौन, तो बताएंगे सर चीन लोग। तो उनके बारे में हम लोगों ने आपसी में बैठकर एक बातचीत हम लोग का शुरू हुआ, मीटिंग हुई थी। अगला पॉइंट में बताया गया था, समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट बताया गया था 1998 के दिसंबर माह में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उस समय पूछा गया था कि उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, राजीव गांधी द्वारा संबंध में सुधार के लिए चीन द्वारा भी किया।
उस समय सोचा कि देखिए हम लोग आपस में भाई भाई एक जमाने में बोलते थे, आज हम लोगों को क्या हो गया जिस कारण से हम लोग दुश्मनी पैदा कर लिए। राजीव गांधी ने सोचा कि चलिए उस समय हम लोग चीन के पास जाते हैं और चीन का उन्होंने दौरा किया। सीमा पर व्यापार के लिए 4 पोस्ट खोले जाने पर राजीव गांधी ने समझौता किया, साथ ही साथ बहुत सारे हम समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन में जाकर, कहां पे जाकर, तो चीन में जाकर राजीव गांधी ने वहां के प्रधानमंत्री से बातचीत की। 1999 में भारत तथा चीन के मध्य 30% प्रतिवर्ष की दर से व्यापार बढ़ा। 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ तथा जो 2017 में बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच चुका। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण का चीन ने नाराजगी जाहिर की। जब भारत ने परमाणु 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम जो हम लोग बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जो हम लोग बोलते हैं मिसाइल मैन के, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, और इसी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मिसाइल क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को बताया गया था कि 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उस समय चीन को काफी ज्यादा गुस्सा हुआ। क्यों? वो हमेशा चाहते थे कि भारत को हम लोग दबा करके रखें। तो भारत दब कर रहने वाला है, भारत में इतना बड़ा बड़ा खोखानदार इंसान पैदा हुए हैं, भारत कभी भी किसी भी देश से कमजोर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम लोग को कमजोर बना दिया गया है इस कारण से। क्यों? क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा जातिवाद पर हम लोग चले आए हैं, ठीक है, और नेतागिरी, हम लोग यहाँ पे जात पात पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस तरह से अगर दूसरे देश पे भी ध्यान दिया जाए तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगी। लेकिन वहां पे कोई भी देश हो, जापान हो, अमेरिका हो, फ्रांस, वहां पे कभी भी जातिवाद से रिलेटेड कभी भेदभाव नहीं होते। वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश और किस तरह से विकास हो। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा है जातिवाद का विरोध, जिस कारण से कभी बहुत जगह दंगा फसाद हो जाती है। लेकिन आप लोगों को ऐसा कभी नहीं करना है। हर एक इंसान, भगवान ने सबको अपने अपने जगह पर सही चीज बनाया है, बस हम लोगों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बस एक बात याद रखिए, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिलेशनशिप था, इस तरह से आपको आंसर की करना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग का मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन का कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कैसा फील हुआ, जल्दी से बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में।